नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे वो आपका पेपर 1 का एग्जाम हो, हाई कोर्ट का एग्जाम हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के आने वाले कोई और एग्जाम हो, या फिर HPRC के कोई और एग्जाम हो, डेफिनेटली आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, द राणा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट हैड इम्पोज्ड कंप्लीट प्रोविजन ऑन लिकर। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस रियासत के राणा ने संपूर्ण शराबबंदी लागू की थी, यानी कि शराब के ऊपर पूर्ण तरह से जो था वो बैन लगा दिया था उसने अपनी रियासत में। तो ये कौन से राणा हुआ करते थे? देखिए, जब हिमाचल में जो था वो हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था, या फिर यूं कहिए हिमाचल प्रदेश का गठन ही नहीं हुआ था। 1948 से पहले की बात है। अलग अलग प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे और उसमें से एक धामी रियासत ऐसी हुआ करती थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। धामी रियासत ऐसी हुआ करती थी जिसके राणा के द्वारा संपूर्ण रूप से जो था वो शराब पर यहाँ पर बंदी लगा दी गई थी, शराबबंदी कर दी गई थी, यानी कि कंप्लीट प्रोविजन जो था वो लिखकर पर कर दिया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पर धामी रियासत के ये कौन से राणा होते थे और कौन से ईयर की ये बात रही होगी, तो ये बात रही थी 1930 की। और इस टाइम जो था वो यहाँ के राणा कौन हुआ करते थे? दिलीप सिंह यहाँ के राणा हुआ करते थे। दिलीप सिंह का नाम ध्यान रखना है। दिलीप सिंह ये राणा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो था वो अंतिम शासक थे धामी रियासत के, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर हम धामी रियासत की बात करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है उनको ये क्वेश्चन नोट करना है। वैसे तो वहां पर भी हम इस तरह का एक क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, परंतु ये क्वेश्चन भी नोट करना है। अब देखिए, अब बोलते हैं यहाँ पर कि धामी में 1930 में पूर्णतः रूप से शराबबंदी जो था वो कर दी गई। धामी के ये राणा दिलीप सिंह हुआ करते थे। ये कब राणा बने, इनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या मुख्य घटनाएं जो था वो हुई थी? इनके कार्यकाल के दौरान धामी जो गोलीकांड होता है वो देखने को मिलता है। धामी गोलीकांड कब हुआ था? 1939 में धामी गोलीकांड जो था वो हुआ था। और धामी गोलीकांड तो होता ही होता है, परंतु उसके उसके पीछे का जो रीजन था वो क्या रहा था? देखो, लोगों की ना कुछ शिकायतें हुआ करती थी उस टाइम राणा से, परंतु उनकी शिकायतों को एड्रेस नहीं किया जा रहा था। वो चाहते थे कि वो राणा से सीधे तौर पर मिलें और अपनी शिकायतें बताएं, जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को बताएं। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी टुकड़ी बनाई, जिस टुकड़ी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो भागमल सोहटा कर रहे थे। तुलसीराम यहाँ पर शामिल थे, नारायण दास यहाँ पर शामिल थे, मस्तराम शामिल थे। इस तरह के लोग यहाँ पर शामिल थे जो कि इनका नेतृत्व जो था वो लोगों का कर रहे थे। एक छोटी सी टुकड़ी बनाई गई। 16 जुलाई 1939 की बात है। ये डिसाइड करते हैं कि धामी की ओर जो है कूच करेंगे और धामी की ओर ये चलते हैं। धामी की ओर जब चलते हैं तो घनाटी ये पहुंच जाते हैं। घनाटी में जो था तो पुलिस के द्वारा इनको रोका गया, परंतु पुलिस के द्वारा जब इनको रोका गया तो ये नहीं रुके। तो पुलिस के द्वारा क्या किया गया, जो लीड कर रहे थे भागमल सोहटा, उनको रोक लिया गया और उनको हथकड़ी लगा दी गई। जब उनको हथकड़ी लगाई गई तो लोग और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गए और धीरे धीरे बहुत ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। और लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो था वो इतने उत्तेजित वो हो गए कि वो आगे की ओर बढ़ने लगे। धामी की जो कैपिटल हुआ करती थी हलोग की ओर जो था वो आगे बढ़ने लगे। अब हलोग की ओर आगे बढ़ते गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, नहीं रुके। वो नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे और वो महल के पास पहुंच जाते हैं। महल की घेराबंदी वो जाकर कर लेते हैं। यहाँ से क्या होता है, राणा घबरा जाता है और भीड़ को इधर उधर फैलाने के लिए वो क्या करता है, गोली चलाने के आदेश जो है वो दे देता है और गोली चला दी जाती है जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो घायल होते हैं। और इस गोलीकांड में 2 व्यक्तियों की मृत्यु भी जो है वो हो जाती है। भागमल सोहटा को जेल में जो है वो डाल दिया जाता है। फिर जाके जो है वो नेशनल लेवल का इशू भी ये बना था। गांधी जी ने, पंडित नेहरू जी ने यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया भी जो था वो दी थी। तो धामी रियासत इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चल गया गोलीकांड के बारे में। और इसके अंतिम शासक कौन थे? दिलीप सिंह थे। अच्छा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना गोविंद पाल के द्वारा जो था वो की गई थी। इसकी कैपिटल हलोग में होती थी। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन थी, मुस्लिम जनसंख्या सबसे अधिक जो था वो कहाँ थी, तो वो कौन सा जिला था? वो सिरमौर जिला था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट डाटा आपको लिखना है। अभी आपने ध्यान रखना है कि सिरमौर जिले की जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है 33,215 33,215 यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो कि पूरे हिमाचल में सबसे ज्यादा है। इसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है? दूसरा नंबर आता है चंबा का। चंबा की जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है वो है 32,455। अच्छा, अगर हम बात करते हैं लोएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन की, तो लोएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ की है? लाहौल स्पीति की लोएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है जो कि 74 है। 74 आप ध्यान रखिए। और भी आप क्या ध्यान रखेंगे? आप ध्यान रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से जो है वो कितना % जो है मुस्लिम पॉपुलेशन का बनता है, तो वो 2.1
0.18% जो है वो बनता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल मुस्लिम पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की, वो कितनी है। तो मुस्लिम पॉपुलेशन ओवरऑल है 1,49,881। ये टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। अगर हम बात करते हैं कि 2001 से लेकर 2011 तक मुस्लिम पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ हमें देखने को जो था वो मिला था, तो 2001 से 2011 के बीच में हमें ग्रोथ जो देखने को मिला था मुस्लिम पॉपुलेशन में, वो 46.41% जो था वो देखने को मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में अब कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, आप गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज करेक्टली मैच विद इट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सी चोटी अपने जिले के साथ सही रूप से जो है वो मैच की गई है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग पीक्स जो है वो आती हैं। अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है कि कौन सी पीक जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इनमें से स्थित है। सबसे पहले दिया गया है रालडांग पीक। रालडांग पीक आपने पढ़ी है। रालडांग पीक कहाँ पर पड़ी है? कुल्लू में पड़ी है? नहीं, कुल्लू में ये नहीं पड़ी है, ये किन्नौर में जो है वो पीक पड़ी है। किन्नौर में ये पीक पड़ी है, तो पहला तो नहीं होगा। अच्छा, पतालसू पीक आपने क्या किन्नौर में पढ़ रखी है? देखो, पतालसू भी एक पीक हमने पढ़ी है, परंतु ये हमने किन्नौर में नहीं पढ़ी है, ये हमने कुल्लू में जो है वो पढ़ रखी है पतालसू पीक। ये पतालसू पीक के बारे में ध्यान रखना है कि पतालसू पीक हमने कुल्लू में पढ़ रखी है। साचा पीक की अगर हम बात करते हैं तो साचा पीक हमने कहाँ पर पढ़ रखी है? ये हमने कुल्लू में ही पढ़ रखी है। ये बिल्कुल सही किया गया है यहाँ पर मैच। और लच्छा लोंगा पीक के साथ अगर हम बात करें, लच्छा लोंगा पीक की कि ये कहाँ पर जो है वो स्थित है, तो ये चंबा में स्थित नहीं है, ये लाहौल स्पीति में जो है वो आती है। ये लाहौल स्पीति में आती है, ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है शिला चोटी। शिला चोटी सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर आती है? ये जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 7025 मीटर। ये इसका एल्टीट्यूड आपने ध्यान रखना है। दूसरी ओर आपने ध्यान रखना है कि जो रालडांग पीक किन्नौर की पीक है, रालडांग पीक का एल्टीट्यूड जो है वो कितना है, इस पीक की ऊंचाई कितनी है? तो 5499 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। अच्छा, पतालसू पीक की अगर हम बात करते हैं तो पतालसू पीक 4470 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। साचा पीक जो कि कुल्लू में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 3540 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। लच्छा लोंगा पीक की बात करते हैं तो ये जो लच्छा लोंगा पीक है ये 5060 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। ये भी ध्यान रखना है। तो हमने हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी, उसका एल्टीट्यूड कितना है, और जो ऑप्शंस में हमारे पास चोटियां दी गई हैं उनका एल्टीट्यूड और उनका डिस्ट्रिक्ट हमने डिस्कस कर लिया। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है वो भी ध्यान रखें कि अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही जो है वो होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच राजा ऑफ सिरमौर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजबंद टू कालसी। तो बोलते हैं कि सिरमौर के कौन से राजा थे जिनके द्वारा अपनी राजधानी राजबंद से कालसी को शिफ्ट की गई थी। देखो, सिरमौर की राजधानी जो था वो टाइम टू टाइम शिफ्ट होती रही। जब सिरमौर की स्थापना हुई थी तो सिरमौर के राजा हुआ करते थे राजा रसालू। उनके द्वारा जब सिरमौर की राजधानी बनाई गई थी तो सिरमौरी ताल को जो था वो राजधानी बनाया गया था। बाद में हमें देखने को मिलता है राजबंद भी इसकी कैपिटल रहती है, परंतु एक टाइम में ऐसा आया कि राजबंद से भी राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया और कालसी में बनाया गया। वो उदित प्रकाश के टाइम में हुआ था। उदित प्रकाश ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उदित प्रकाश का ध्यान रखना है कि ये कौन से ईयर की बात है, ये 1217 की बात है। 1217 में जो था वो उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी राजबंद से कालसी को जो था वो स्थानांतरित की थी। क्या इसके बाद भी जो था वो इसकी राजधानी जो था वो शिफ्ट हुई? देखो, इसके बाद भी जो था वो राजधानियां शिफ्ट होती रही हैं। सिरमौर के एक और राजा इसके बाद आते हैं जिनका नाम सुमेर प्रकाश था। सुमेर प्रकाश ने क्या किया? क्योंथल को अपनी जागीर बना लिया और रतेश को अपने अधीन ले लिया था और सिरमौर रियासत की राजधानी जो था वो रतेश को बना दिया था। अब सिरमौर को रतेश की राजधानी सुमेर प्रकाश के द्वारा बनाया गया था और क्योंथल को अपनी जागीर सिरमौर के द्वारा सिरमौर के किस राजा ने बनाया था? वो भी सुमेर प्रकाश ने बनाया था। फिर बाद में चलकर सिरमौर के राजा आए सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश के द्वारा क्या किया गया? रतेश से राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया और फिर से कालसी में जो था वो बना दी गई राजधानी। बाद में चलकर फिर से हमें एक बार देखने को मिलता है कि सिरमौर के राजा करम प्रकाश आते हैं। करम प्रकाश के द्वारा नाहन शहर की स्थापना जो था वो की जाती है और इनके द्वारा नाहन में अपनी राजधानी जो है वो बनाई जाती है। तो ये भी पता चलता है आपको कि करम प्रकाश किस तरह से अपनी राजधानी जो है वो नाहन में बनाते हैं। अगर सिरमौर के ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हो तो ध्यान रखना है सिरमौर की स्थापना जो था वो 15 अप्रैल 1948 को जो था वो की गई थी। जब हिमाचल का गठन हुआ था तब सिरमौर की स्थापना जो था वो कर दी गई थी। सिरमौर का एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% जो है वो बनता है। सिरमौर की
स्थापना राजा रसालू के द्वारा की गई थी। सिरमौर की हिस्ट्री जो है वो माना जाता है कि सुबंस प्रकाश जो है वो स्टार्ट होती है सुबंस प्रकाश से, और 1195 में इनके द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी और राजबन को अपनी राजधानी जो था वो बनाया गया था। महिमा लाइब्रेरी सिरमौर में स्थित है जिसकी स्थापना अमर प्रकाश के द्वारा 1926 में करवाई गई थी। उदित प्रकाश ने सिरमौर की राजधानी को राजबन से कलसी शिफ्ट किया, अभी हमने पढ़ लिया। सुमेर प्रकाश ने रतेश को अपनी राजधानी बनाया था और सूरज प्रकाश ने फिर से कालसी को अपनी राजधानी बना दिया था। राजा बुद्धि प्रकाश हुआ करते थे जिनके द्वारा राजपुरा को अपनी कैपिटल जो था वो बनाया गया था। राजा वीर प्रकाश होते थे जिनके द्वारा अपनी कैपिटल जो था वो हाटकोटी को बनाया गया था और हाटकोटी में राविनगढ़ का किला भी जो था वो इनके द्वारा बनाया गया था। फिरोज शाह जब दिल्ली का शासक हुआ करता था तो सिरमौर को उसने अपनी शाखा बना लिया था और ये 1379 की बात है जब सिरमौर के राजा भगत प्रकाश जो था वो हुआ करते थे। सिरमौर के राजा जो शाहजहां के समकालीन हुआ करते थे वो मंधाता प्रकाश जो था वो हुआ करते थे। अगर हम औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब के द्वारा जो था वो दो एरिया थे जिनका नाम कलन खार और सराहनपुर था। ये एरिया सिरमौर के राजा शुभंग प्रकाश को जो था वो दिए गए थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा सिरमौर विजिट किया गया था तो मेदिनी प्रकाश यहाँ के राजा जो था वो हुआ करते थे। पीच वैली, क्यारदुन वैली, पोंटा वैली सिरमौर में जो है वो आती हैं। सिरगुल देवता की पूजा सिरमौर में की जाती है। सिरमौर की बात करते हैं तो ये दिल्ली कमिश्नर के कंट्रोल में आ गया था। पहले ये शिमला सुप्रीटेंडेंट के कंट्रोल में होता परंतु 1886 में इसको दिल्ली कमिश्नर के कंट्रोल में लाया गया। यहाँ पर एक मोनेस्ट्री भी है, मोनेस्ट्री ऑफ पुरनवाला जिसका नाम है। और सिरमौर में जो है ढांगरा डांस परफॉर्म किया जाता है। सिरमौर में हर फोक सॉन्ग यहाँ का फेमस फोक सॉन्ग है। लोहगढ़ किला, जातक किला सिरमौर में स्थित है। सिरमौर के जो लास्ट राजा थे वो राजेंद्र प्रकाश थे। ये आपने ध्यान रखना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सिरमौर के बारे में, इनको बार बार हम रिवाइज करेंगे तब आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, परंतु उससे पहले देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की, आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की, हाईकोर्ट के एग्जाम की या HPRC के अपकमिंग एग्जाम्स की, तो आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है जो कि हर एक एग्जाम में आपकी हेल्प जो है वो करेगी। इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि जितने भी टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उन सबकी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी जो है वो हम साथ में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि एक अच्छा रिवीजन एग्जाम से पहले और एग्जाम के दौरान जो है वो हो सके। और अगर अच्छे से रिवाइज किया होगा तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। टेस्ट सीरीज में अभी तक हमने जो है वो 5-6 टेस्ट हिमाचल जीके के डिस्कस कर लिए हैं। अगला टेस्ट हमारा 15 तारीख को हिमाचल जीके का होगा। उसके टॉपिक्स हमने रखे हैं, वो टॉपिक्स देख लेना। जब टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। टेस्ट सीरीज ग्रुप में वो शेड्यूल डाला गया है। नेशनल इंटरनेशनल जीके के 3 टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इन सब की वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दी गई है। नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप अवेल कर लेना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोलते हैं चंबा सेवक संघ जो है इसकी स्थापना जो था वो चंबा के लोगों के द्वारा 1937 में की गई थी। दूसरे में बोलते हैं भूरी सिंह म्यूजियम चंबा का 1907 में फाउंड किया गया था कि चंबा के भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना 1907 में की गई थी। नेट चैट में यहाँ से बात करते हैं, बोलते हैं चंबा सेवक संघ जो है वो चंबा के लोगों के द्वारा 1937 में स्थापित किया गया था। नहीं किया गया था जी 1937 में। अभी बात करेंगे कि ये कब स्थापित किया गया था। भूरी सिंह म्यूजियम चंबा का 1907 में स्थापित किया गया था। नहीं, ये भी नहीं किया गया था 1907 में स्थापित। कौन सा कथन सही है? नन ऑफ दिस, कोई सा भी कथन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि चंबा सेवक संघ जो था वो फॉर्मड बाय पीपल ऑफ चंबा इन 1936। चंबा के लोगों के द्वारा इसको 1936 में जो था वो स्थापित किया गया था। दूसरी ओर ध्यान रखना है कि भूरी सिंह म्यूजियम हिमाचल का ओल्डेस्ट म्यूजियम है ये, और ये चंबा में जो है वो स्थित है। इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। राजा भूरी सिंह ही उस टाइम राजा हुआ करते थे, तो उनके द्वारा जो था वो इस म्यूजियम की स्थापना जो था वो की गई थी। बस ये 2 पॉइंट आप यहाँ से याद रख लीजिए। भूरी सिंह म्यूजियम वाला क्वेश्चन तो हजारों बार क्वेश्चन में पेपर में अभी तक पूछा जा चुका है, परंतु चंबा सेवक संघ वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। अब ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड चंद्रभागा वैली विच वाज हेल्ड एज जागीर बाय द फैमिलीज ऑफ तिब्बतन ओरिजिन कम अंडर द स्वे ऑफ कुल्लू। तो बोलते हैं कि चंद्रभागा घाटी जो कि मूल रूप से तिब्बती परिवारों की जागीर हुआ करती थी, इसको कुल्लू ने अपने अधीन जो था वो कब ले लिया था। चंद्रभागा घाटी की बात की जा रही है, मतलब लाहौल स्पीति की बात जो है वो की जा रही है। अब ये जो चंद्रा और भागा 2 नदियां हैं ये तांडी नामक स्थान पर जो है वो आपस में आकर मिलती हैं, और चंद्रभागा घाटी जो हुआ करती थी ये मूल रूप से ये जो था वो तिब्बतन परिवारों की जो था वो जागीर हुआ करती थी, परंतु 17वीं सेंचुरी में 17वीं शताब्दी की ये बात है जब कुल्लू के द्वारा इसको अपने अधीन जो था वो ले लिया गया। तो 17वीं सेंचुरी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। कहा जाता है कि मुगलों की सहायता से जो था वो कुल्लू के राजा विधि सिंह ने जो था वो 1672 से 1688 के बीच में जो था वो लाहौल के जो ऊपरी क्षेत्र थे उनके ऊपर अपना कब्जा जो था वो कर लिया था। ये कुल्लू के राजा थे विधि सिंह, और विधि सिंह के समय में थिरोट, कुल्लू और चंबा के बीच में जो था वो सीमा
का एक निर्धारण बनाया गया था, यहाँ पर एक सीमा जो था वो बनाई गई थी। और यहाँ पर एक गोंदला कैसल भी आता है, गोंदला किला भी जो है वो आता है। गोंदला कैसल जो आता है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण हमें देखने को मिलता है कि कुल्लू के ही राजाओं के द्वारा करवाया गया था। कुल्लू के जो राजा थे वो कौन थे जिनके द्वारा गोंदला कैसल का निर्माण करवाया गया था? तो कुल्लू के राजा मानसिंह ये हुआ करते थे जिनके द्वारा इसका निर्माण जो था वो करवाया गया था। मानसिंह हुआ करते थे जिनके द्वारा इस गोंदला कैसल का निर्माण करवाया गया था। अगर हम बात करते हैं चंद्रा और भागा घाटियों की, तो चंद्रा और नदियां, पहले चंद्रा और भागा दो नदियां भी हैं, और चंद्रा नदी जो है, जो खोखसर का क्षेत्र आप देखते हैं, शिशु का क्षेत्र आप देखते हैं, गोंदला का क्षेत्र आप देखते हैं, ये जो गोंदला कैसल हम पढ़ रहे हैं यहाँ से होती हुई गुजरती है। तो पूछ लिया जाता है कि गोंदला से होते हुए कौन सी नदी गुजरती है? तो वो चंद्रा नदी जो है वो गुजरती है। भागा नदी की बात करें तो भागा नदी जो है वो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है केलोंग जो है वो भागा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। एक गैमूर विलेज भी आता है, तो गैमूर विलेज लाहौल स्पीति का, ये भी भागा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। तो ये चंद्रा भागा नदियों के बारे में भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टोटल डिस्टेंस ऑफ रोहतांग टनल इज, तो रोहतांग टनल की टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल कितनी लंबी ये टनल जो है वो आती है? अगर हम रोहतांग टनल की बात करें तो इसको अटल टनल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अब रोहतांग टनल काफी टाइम आप देखते हैं कि ये चर्चा में आती रहती है टूरिस्ट को लेकर। तो रोहतांग टनल की जो टोटल लेंथ है वो है 9.02 किलोमीटर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इसमें एक अंक की भी आगे पीछे आपको याद नहीं रहनी चाहिए। एग्जैक्टली 9.02 का मतलब 9.02 ही है, ये ध्यान रहना चाहिए। इतना किलोमीटर जो है वो इसकी टोटल लेंथ है, और इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो है वो नाम दिया गया है, तभी इसको अटल सुरंग भी जो है वो कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सुरंगों में से ये एक सुरंग है, और आपने ध्यान रखना है कि ये कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ती है, या फिर यूं कह लीजिए कि मनाली को लेह से जो है ये जोड़ती है। और आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से कौन सी रेंज होती हुई है जहाँ पर टनल बनी हुई है, तो पीर पंजाल रेंज जो है वो आती है। पीर पंजाल रेंज भी आपने साथ में ध्यान रखनी है। पीर पंजाल रेंज भी हो गया आपका, साथ में आपका रोहतांग टनल भी हो गया, और आपने यहाँ से जो है वो यहाँ से ना आप सिंकुला टनल के बारे में भी ध्यान रख लीजिए। ये सिंकुला टनल भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, शायद एचएस जैसे एग्जाम में पूछा भी गया है। सिंकुला टनल की बात करते हैं तो ये लाहौल वैली को जो है वो लद्दाख की जो झांसकर वैली आती है उसके साथ जो है ये जोड़ता है। सिंकुला टनल जो है वो लगभग 4.1 किलोमीटर जो है ये लंबी बनेगी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बनाएगा, और ये कितने फीट की ऊंचाई पर है? ये 16,580 इतने फीट की ऊंचाई पर जो है ये सिंकुला टनल जो है वो है। ध्यान रखना है, लाहौल को ये लद्दाख की झांसकर वैली से जो है वो जोड़ेगी। तो इतना इंपॉर्टेंट होगा। सिंकुला टनल भी हमने पढ़ लिया, हमने रोहतांग टनल भी पढ़ लिया। अब कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप गलत नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया कम्स अंडर नेट जोन एरिया। तो ये पेपर 1 के फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के। इस तरह से बोलते हैं कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो हिमाचल प्रदेश का है उसमें से कितना परसेंट एरिया नेट जोन एरिया जो है वो आता है। ठीक है, शुद्ध रूप से बोए जाने वाला क्षेत्र जो है वो कितना आता है? परसेंटेज में पूछा गया है तो ये है 11.49%। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 11.49% है, चलो सही बात हो गई। परंतु यहाँ से कुछ बातें, कुछ पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। बोलते हैं आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि हिमाचल का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसमें से 11.49% एरिया जो है वो ऐसा है जो कि नेट जोन एरिया है, शुद्ध रूप से बोए जाने वाला क्षेत्र है, और 24.55% एरिया ऐसा है जो कि फॉरेस्टेड कवर है। और आपने ध्यान रखना है कि नॉन एग्रीकल्चर यूज में लैंड है वो है 7.98%। फैलो लैंड है, फैलो लैंड यानी कि कुछ टाइम के लिए जिसको नहीं बोया गया है वो है 1.53% लैंड, और बेरन और अनकल्टिवेटेड लैंड जो है वो है 16.73%। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब कौन सी लैंड कितने परसेंट है, क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। डाटा मैंने आपको दे दिया, मैच करने को भी अगर अब पूछा गया तो आपने ध्यान रखना है कि मैच करने को कितना यहाँ पर बैरन लैंड है, कितना यहाँ पर फैलो लैंड है, कितना यहाँ पर जो है वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड यूज होती है, कितना यहाँ पर नेट जोन एरिया है। ये सारे पॉइंट्स आपको, सारा डाटा आपको यहाँ पर कितने, ये 4-5 नंबर हैं, ये 4-5 नंबर 11.49, 24.55, 7.98, 1.53, 16.73, ये ध्यान रखना है। इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलते हैं स्पीति एंड चौरासी इज द ब्रीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो बोलते हैं स्पीति और चौरासी निम्नलिखित में से किन जानवरों की जो है ये वेराइटीज़ हैं। तो बोलते हैं यहाँ पर कि ये जो स्पीति और चौरासी हैं ये जो है वो हॉर्स की ब्रीड है, और हॉर्स फार्म भी है हमारे पास, हॉर्स ब्रीडिंग फार्म जिसको हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में। हॉर्स ब्रीडिंग फार्म जो है वो हिमाचल में कहाँ पर जो है वो स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश के लरी में स्थित है। लरी कहाँ पर पड़ता है, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर हॉर्स है, और लरी जो है वो कहाँ पर पड़ता है, ये लाहौल स्पीति में जो है वो आता है, लाहौल स्पीति में आता है। जहाँ पर ये हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है वहाँ पर ही ध्यान रखना है आपने, वहाँ पर याक ब्रीडिंग फार्म भी जो है वो साथ में बना दिया गया है। साथ में कौन सा, याक ब्रीडिंग फार्म भी लरी में जो है वो बना दिया गया है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फार्म आते हैं, जैसे कि हमारे पास भेड़ प्रजनन केंद्र, जिसको शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो बोलते हैं। शीप ब्रीडिंग फार्म बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो है वो शीप ब्रीडिंग फार्म एग्जाम में पूछे जाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं पर चूक हो जाती है एग्जाम में और 1 नंबर चला जाता है। ये शीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ कहाँ पर स्थित है, शिमला डिस्ट्रिक्ट के जियोरी में एक शीप ब्रीडिंग फार्म स्थित है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के ताल में एक शीप ब्रीडिंग फार्म स्थित है, और चंबा के सरोल में एक शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो स्थित है, और साथ में ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के कड़छम में एक शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो स्थित है। ठीक है जी, तो ये 4 आपने स्टेशन ध्यान रखने हैं जहाँ पर शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो स्थित है। रैबिट तो आपने पता ही है, रैबिट इनके खरगोश, तो अंगोरा रैबिट होता है, अंगोरा रैबिट ब्रीडिंग फार्म भी यहाँ पर स्थित है। अंगोरा रैबिट जो ब्रीडिंग फार्म है वो कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर रैबिट ब्रीडिंग फार्म आपने ध्यान रखना है, ये एक नगवाएं में स्थित है। नगवाएं कहाँ पर पड़ता है, ये मंडी में पड़ता है, नगवाएं मंडी में पड़ता है, और एक कंदवारी में स्थित है। कंदवारी कहाँ पर पड़ता है, कंदवारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है, जहाँ पर ये रैबिट ब्रीडिंग फार्म जो है वो स्थित है। ठीक है जी, ये शीप ब्रीडिंग फार्म, रैबिट ब्रीडिंग फार्म और हॉर्स याक ब्रीडिंग फार्म भी पता चल गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोलते हैं यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिटर्न्ड अनअपोज्ड टू द फर्स्ट लोकसभा। तो बोलते हैं कि पहली लोकसभा जो हुई थी उसमें जो है वो निर्विरोध किसको निर्वाचित किया गया था। तो पहली जो लोकसभा हुई थी उसमें हिमाचल से जो निर्विरोध चुने गए थे वो चुने गए थे कौन, आनंद चंद। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आनंद चंद कौन थे, आनंद चंद जो था वो हुआ करते थे बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक। ये बिलासपुर जो प्रिंसली स्टेट है जिसको कहलूर भी कहते हैं, उसके अंतिम शासक हुआ करते थे। अभी हमने गिरिराज पत्रिका पढ़ी थी तो हमने जाना था कि जो बिलासपुर कहते हैं पानी में डूब गया था भाखड़ा बांध के बनने से, वो उसको एक शाप मिला था जिस शाप के कारण वो डूब गया था। तो वो हमने इस बार का जो हमारा गिरिराज पत्रिका का चौथा पार्ट है उसमें मैंने कहानी वो बताई थी आपको। तो वो कहानी जुड़ती है राजा दीपचंद और भीमचंद। दीपचंद कौन हुआ करते थे, दीपचंद वो राजा थे जिनके द्वारा बिलासपुर शहर की स्थापना 1654 में जो था वो की गई थी। और भीमचंद कौन से राजा थे, भीमचंद वो राजा थे बिलासपुर के जो गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन जो था वो हुआ करते थे, और भंगानी का युद्ध भी इनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। आनंद चंद का तो आपको पता ही है, ये जो है वो बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक हुआ करते थे जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है। तो ये डिसाइड करते हैं कि हम भाई हिमाचल में नहीं मिलेंगे, हम अलग से ही रहेंगे। तो इन्होंने अलग से रहने का जो था वो उस टाइम डिसाइड किया था, रहेंगे इंडिया में ही परंतु रहेंगे अलग से। तो परंतु कुछ टाइम के बाद इनको रियलाइज़ हो जाता है कि भाई ऐसे तो अलग से रहेंगे तो नहीं पूरे पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब हमें मिल जाना चाहिए। तो जब हिमाचल का गठन हुआ था तब तो 4 ही जिले हुआ करते थे उस टाइम हिमाचल में। फिर ये 5वें नंबर का जिला बिलासपुर जो है वो आता है, और बिलासपुर 5वें नंबर का जिला हिमाचल प्रदेश में आकर जो है वो जुड़ता है। कौन से ईयर की ये बात रही थी आपने वो भी ध्यान रखना है कि 1954 की ये बात रही थी, 1 जुलाई थी, 1 जुलाई थी, और 1954 ईयर था जब बिलासपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश में आकर मिल जाता है। पहले बिलासपुर पार्ट सी स्टेट हुआ करता था, फिर ये हिमाचल प्रदेश में आकर मिल जाता है और 5वें नंबर का जिला यहाँ का बन जाता है। बिलासपुर के राजा आनंद चंद के द्वारा एक किताब भी लिखी गई है जो एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये किताब आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, ये आपने किताब का नाम भी ध्यान रखना है, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगला क्वेश्चन देखिए, परंतु उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है वो आपको दे दी जाती है, चाहे वो कोई सी भी अपडेट क्यों ना हो एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। अब क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच फेयर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कॉमेमोरेट्स द लेजेंडरी राजा बली द ग्रेट डॉनर। तो बोलते हैं कि सिरमौर जिले कौन सा मेला ऐसा होता है जो महान राजा
राजा बाली जो एक महान दाता भी हुआ करते थे उनकी स्मृति में मनाया जाता है। पिछले कल ही हमने ये पहला क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था मिशन एलाइड में। आज आप कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।